हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो पहले से मौजूद हैं। जैसे पृथ्वी पर भूमि जो है उपजाऊ है, जिस पर हम खेती कर सकते हैं। यहाँ पर जल विद्यमान है, यहाँ पर हवा है। हवा जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो हम जो प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं वो भी इस हवा से हमें मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसे भूमंडल या फिर लिथोस्फीयर कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठोस वाला भाग है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इसको लिथोस्फीयर या फिर भूमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की परत है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। उसको हम लोग वायुमंडल या फिर एटमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर गैस की एक परत है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसको वायुमंडल कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। तो नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल विद्यमान है। तो इसी वजह से पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और जल वाले हिस्से को जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर जल जो है तीनों रूपों में विद्यमान है। जल की 3 अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी साइंस में, ठोस, द्रव और गैस। तो जल जो है पृथ्वी पर इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि बर्फ के रूप में, जल के रूप में, जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर जल पाया जाता है। अब देखिए, इन तीनों मंडलों के बीच में एक मंडल आ जाता है, इसको कहते हैं बायोस्फीयर या फिर जीव मंडल। जीव जो है पृथ्वी पर भूमंडल पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और वायुमंडल में बैक्टीरिया के रूप में भी पाए जाते हैं। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा जो एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से जितने भी आपके मंडल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमंडल की, लिथोस्फीयर की। तो जैसा कि हमने बताया था कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और यह भूपर्वती की चट्टानों और जो मिट्टी की पतली परत है इनसे ये बना होता है। पृथ्वी की जो सतह है इसको 2 मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, यानी इसके जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उनको महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। और जो बड़े जलाशय हैं इनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी जो पृथ्वी पर बड़े बड़े जलाशय मौजूद हैं उनको हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के जितने भी महासागर हैं, विश्व में 5 महासागर हैं और 5 के 5 महासागर जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम आपको मैप दिखाएंगे तो मैप पर चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि पृथ्वी पर जितने सभी महासागर हैं ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और आपस में जुड़े होने की वजह से इन सभी महासागरों का जो समुद्र का जो तल है वो लगभग समान रहता है। तो समुद्री जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। जब भी हमें स्थल के किसी स्थान की ऊंचाई को मापना होता है तो हम उसके लिए समुद्र तल की ऊंचाई को आधार मानते हैं और उसको आधार मानकर हम उस स्थान की ऊंचाई को मापते हैं। तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, क्योंकि समुद्र का तल जो है हर जगह पर एक जैसा रहता है। इसलिए हम लोग आधार के रूप में समुद्र तल को आधार मानते हैं और इससे किसी ऊंचाई वाले स्थान की ऊंचाई को मापते हैं। यहां पर देखिए विश्व के सबसे ऊंचे स्थान के बारे में बताया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। यहां पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा हैं 29 मई 1953 को इस शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताबेई ये विश्व की पहली महिला थी और इन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। भारत की बछेंद्री या बचेंद्री पाल भारत की वो पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। देखिए, ये सभी नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह भारत की महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। तो ये बछेंद्री पाल हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि विश्व की वह पहली महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट पर जिसने कदम रखा था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए, धरती पर तो हमने जो स्थल है, स्थल के सबसे ऊंचे भाग की तो बात कर ली। अब सबसे गहरे स्थान की बात कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे जो गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब बात कर लेते हैं महाद्वीपों की। देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इनका यहाँ पे क्रम बताया गया है। यहाँ पर आकार के आधार पर क्रम बताया गया है, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
अंटार्कटिका और यूरोप। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। देखिए, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। अभी मैं मैप पर आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप की उपस्थिति आप देख पा रहे हैं विश्व के 1/3 भाग पर, यानी 1/3 जो हमारा भूखंड है पृथ्वी का, उसके 1/3 भूखंड पर ही फैला हुआ है और ये जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध होता है, फिर दक्षिणी गोलार्ध होता है और जो आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और उसके पश्चिम वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो एशिया जो है पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। एशिया से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत से भी गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से भी कर्क रेखा गुजरती है और जो आपकी इक्वेटर लाइन है ये एशिया के दक्षिण एशिया वाले पोर्शन से गुजरती है। दक्षिण एशिया वाले जो पोर्शन है, यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से गुजरती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपकी इक्वेटर लाइन है, बीच में इक्वेटर लाइन जा रही है। तो एशिया का जो दक्षिण एशिया वाला पोर्शन है, यहां से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। कई बार क्या होता है, कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केवल कर्क रेखा को सही मान लेते हैं कि कर्क रेखा केवल गुजरती है। कर्क रेखा ही नहीं गुजरती, इससे इक्वेटर लाइन भी गुजरती है, ये आपको याद रखना है। एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये यूराल माउंटेन है जो कि इसको यूरोप से अलग कर रही है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इसके बाद है अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका जो है एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या इक्वेटर लाइन या फिर 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसलिए अफ्रीका का जो आधा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है और आधा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ही 7 महाद्वीपों में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि होकर आपकी तीनों रेखाएं जाती हैं, यानी कर्क, विषुवत और मकर, ये तीनों रेखाएं से गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा रेगिस्तान पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से गुजरती है। इसके बाद है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको मैप पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह पूरी तरह से जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है और जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है उसके पश्चिम में यह पड़ रहा है। तो यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी पड़ रहा है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से गुजरती है। यह महाद्वीप जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर के, यानी इसके पूर्व में जो अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है और उत्तर में इसके जो है आर्कटिक महासागर है। आगे देखिए, यहां पर दिखाया गया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ये दोनों महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा पर मिलते हैं। यहां पर आपको दिखाया गया है कि दोनों देश जो है पनामा देश की जो पूर्वी सीमा है इस पर मिलते हैं। स्थल संधि जो है स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहा जाता है। इसके बाद चौथा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में, यानी इसके पूर्व में आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में इसके जो है प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप देख पा रहे हैं एंडीज, जो कि उत्तर से दक्षिण में इसके फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। सबसे बड़ी नदी का मतलब जिसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उसको सबसे बड़ी नदी माना जाता है। तो अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है काफी ज्यादा बड़ा है, तो अमेजन नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है ये दोनों ही रेखाएं जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसके बाद 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव इसके बीच में पड़ रहा है यहां पर, और दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने की वजह से यह महाद्वीप जो है पूरी साल बर्फ से ढका रहता है। संसार में यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर मनुष्य का स्थायी निवास नहीं है, यानी यहां पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है और न ही यह किसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों के यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं
भारत ने भी यहाँ पर अपने शोध संस्थान स्थापित किए हैं, जिनके नाम बताए गए मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर 2 रिसर्च सेंटर हैं जो कि भारत ने भी यहाँ पर स्थापित किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब आपका है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा महाद्वीप है, और यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में पड़ता है। यानी इधर आपका एशिया है, तो एशिया के पश्चिम में महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री जो उत्तरी वृत्त है, जिसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, वो इससे होकर गुजरता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजर रहा है। अब है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और देखिए, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर किसी एक देश का ही शासन अधिकार है। इसके बाद है अब आपकी जलमंडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है ये जल से घिरा हुआ है और 29% भाग केवल स्थल है। जलमंडल में जल के जितने भी रूप हैं वो सभी शामिल हैं, यानी कि इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प, ये सभी सम्मिलित हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में दिखाया गया कि पृथ्वी पर जो जल का वितरण है, उस जल के वितरण में कितना जल लवणीय जल है और कितना जल अलवण जल है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है ये महासागरों में पाया जाता है। अब देखिए, महासागरों में पाए जाने वाला जो जल है वो खारा है, लवणीय है, और लवणीय जल जो है मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, तो इसी वजह से हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। शेष जल का बहुत कम हिस्सा जो है हमारे लिए बचता है, यानी अलवण जल या फिर मीठा जल जो है उसका केवल 2.5% हिस्सा हमारे मानव उपयोग के लिए बचता है, और उसमें से भी लगभग 1.5% हिस्सा जो है आपकी जो बर्फ की हिमानियाँ वगैरह हैं या अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके रूप में विद्यमान है, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत कम हिस्सा ही हमें जल का मिल पाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भविष्य के लिए हमें जल बचाना है, क्योंकि जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। अब यहां पर हम लोग महासागरों के बारे में देखेंगे। तो महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, और गतिशील रहने के पीछे यहाँ पर इसके पीछे 3 मुख्य गतियां हैं। एक तो तरंगे हैं, ज्वार भाटा, और जो महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। यहाँ पर जो आपके 5 मुख्य महासागर हैं उनका आकार के आधार पर क्रम बताया गया है। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर आ जाता है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर आता है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, यानी जिसको मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, ये इसी महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर को अगर हम देखें तो लगभग ये वृत्ताकार है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके एक ओर, यानी कि इसके तो आपका प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिमी छोर पर ऑस्ट्रेलिया, एशिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके पूर्वी छोर पर पड़ते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी ये इसका वेस्टर्न साइड है और इसके ये वाला ईस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में इसकी जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे द्वीप महाद्वीप पड़ रहे हैं, और पूर्वी साइड में इसके जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप अवस्थित हैं। अगला महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी आकृति जो है अंग्रेजी अक्षर के एस आकार की है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका देश अवस्थित हैं, वहीं पूर्वी किनारे पर इसके यूरोप और अफ्रीका पड़ता है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत ज़्यादा दंतुरित है, बहुत ज़्यादा कटी छटी है। देखिए, जब भी तटरेखा जो है बहुत ज़्यादा कटी छटी होती है तो ऐसी प्राकृतिक तटरेखाएं जो हैं ये पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती हैं। यही कारण है कि अटलांटिक ओशियन के चारों ओर बहुत बड़ी मात्रा में पत्तन और पोताश्रय बनाए गए हैं। तो व्यापार की दृष्टि से ये महासागर जो है सबसे ज़्यादा व्यस्तम महासागर माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा व्यापार जो है इसी महासागर से होकर होता है। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी ये भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। यह महासागर लगभग दिखने में त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज के आकार का ये महासागर है, त्रिभुजाकार आकार का ये महासागर है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। यानी आप देख पा रहे हैं उत्तर में यहाँ पर एशिया पड़ रहा है, इसके पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है।
चौथा है आपका दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है इसको। तो देखिए दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर इसको घेरता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके चारों ओर जो महासागर है इसको जो है दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब आपका पांचवा और सबसे अंतिम महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और उत्तर ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 66.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है उसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। तो इसके चारों ओर ये फैला हुआ है, इसके अंदर ये फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग जिसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है इससे जुड़ा हुआ है। देखिए साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि है और बेरिंग जल संधि के जरिए यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। देखिए इसके एक साइड में उत्तर अमेरिका के तट हैं, उत्तर अमेरिका के वाले तट हैं और एक साइड में यहाँ पर यूरेशिया वाला भाग है, यानी यहाँ पर यूरोप वाला भाग भी पड़ता है और एशिया वाला भाग भी यहाँ पे पड़ता है। अब है आपका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक आवरण से घिरी हुई है जिसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के उसके घटकों, तापमान या कुछ अन्य जो कारक हैं उनके आधार पर इसको 5 परतों में, 5 लेयर्स में बांटा गया है। इसकी सबसे निचली लेयर जो है इसको क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्षोभ मंडल वाली परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आ जाता है, इसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल आ जाता है, इसको मेसोस्फियर कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है आयन मंडल जिसको आयनोस्फियर कहा जाता है और आयन मंडल के ऊपर जो है बहिर्मंडल है इसको एक्सोस्फियर कहा जाता है। देखिए वायुमंडल की परतों को याद रखने की एक पहेली मैंने आपको पहले भी बताई थी। आपको याद करना है कि छोड़ सब में आया बाहर। ये पहेली है कि छोड़ सब में आया बाहर। तो छोड़ से हो जाएगा क्षोभ मंडल, सब से हो जाएगा समताप मंडल, मैं से हो जाएगा मध्य मंडल, आया से मतलब आयन मंडल और बाहर से मतलब बहिर्मंडल। तो आप एक लाइन ये याद कर लीजिए, छोड़ सब में आया बाहर। इससे आपको जो वायुमंडल की परतें आसानी से याद हो जाएंगी, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर रख दी है। सभी प्रकार की जो मौसमी गतिविधियां हैं जैसे वर्षा है, तड़ित झंझा है या तूफान आंधी वगैरह है, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ये समताप मंडल में ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है, यानी इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 21% है और अन्य दूसरी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इन सब की मात्रा जो है 1% के करीब है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है प्राणवायु कही जाती है, यानी सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन है ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है इसको अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। वायुमंडल का जो घनत्व है इस समुद्री तल पर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते जाते हैं वैसे वैसे तेजी के साथ ये घटता जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि समुद्र तल पर जो वायुमंडल का घनत्व है ज्यादा मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे होंगे और ऊंचाई पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो इसके घनत्व में जो है कमी आती जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भी गिरावट आती है। तभी तो आपने देखा होगा जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचाई पे बढ़ने पर जो तापमान है उसमें गिरावट आती है और गिरावट आने की वजह से जो पहाड़ों की चोटियां हैं उनकी चोटियों पर बर्फ जम जाती है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह दबाव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए वायुदाब के बारे में हमारा अगला चैप्टर होगा, अगले से मतलब हमारा क्लास 9th में जो चैप्टर होगा जलवायु वाला, वहां पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक नोट करके एक बात बताई गई है कि पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, तीनों में मतलब जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीनों के मध्य एक पारस्परिक अंतःक्रिया होती है और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
यानी इनमें से किसी एक में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, किसी एक को पॉल्यूटेट करते हैं, किसी एक को हम प्रदूषण फैलाते हैं, किसी एक को प्रदूषण से हम ग्रसित करते हैं, तो बाद बाकी जो परिमंडल है उन पर भी इसका असर पड़ता है। अब है आपका जीव मंडल। जीव मंडल जो है स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, और यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है, जहां पर जीव पाए जाते हैं। जीवों की यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे हवा में सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया तक, और धरातल पर या जल में बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल में प्राणियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो जंतु जगत में और दूसरा पादप जगत में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।